ध्यान से सुनेंगे। आगे का जो समय है हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष जी हैं, सो वो सामने आए और आपको कुछ नॉलेज की बातें बताएंगे। सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए। और ये हेल्थ प्रोग्राम जो है जो चल रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ स्कूल क्लब जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है, वो जो इन लोग का जो भैया जो आए हुए हैं उनकी तरफ से जो हो रहा है, तो आप सबको भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो स्वस्थ कौन व्यक्ति हो सकता है, तो हम सीखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है और हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मिथ्या आहार विहार करता है, जो अनुचित भोजन का इंटेक करेगा, बाहर फालतू घूमेगा, है ना, अपना हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखेगा, वही व्यक्ति क्या होता है, बीमार होता है। वो बीमार होता है, वो स्वस्थ नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें उसी साधना का उपयोग करना पड़ेगा ताकि हम स्वस्थ रहें। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम लोगों को भी हम जागरूक कर सकते हैं, हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। और एक अच्छे स्वास्थ्य निर्माण होगा तो हमारा देश भी क्या होगा, विकसित होगा। तो स्वस्थ कौन व्यक्ति है, हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि स्वस्थ से रक्षण स्वस्थ रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति वही है। अगर कोई रोगी हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी चिकित्सा करना पड़ता है। और चिकित्सा हमें कब करना है, जब एक रोगी रोग की दशा में एक डॉक्टर के पास आता है ना। तो क्या करते हैं कि जिस रोग से वो आता है उस रोग की हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, अगर आपको कोई दिक्कत होगा, है ना, तो पहले क्या करता है, आपको डॉक्टर पहले बैठाता है ना। बैठाने के बाद क्या करता है कि आपको पूछेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है बहन, कि भैया आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा चीफ कंप्लेन होगा, जो हमारा जो लक्षण होगा, शारीरिक लक्षण होगा, हमें उसे खुलकर बताना है, ना कि हमें छुपाना है ना। व्याधि दो तरीके से होती है, एक गुरु व्याधि होती है और एक लघु व्याधि होती है। गुरु व्याधि ये होती है अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं, खांसी कई बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, अगर हमको लूज मोशन है, मतलब डायरिया है, हमको बार बार दस्त हो रहा है, तो हमको डॉक्टर पूछेगा कि आपको दस्त कितने बार हो रहा है, तो आप बताएंगे 5 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है। ये क्या है, ये अननेचुरल है। नेचुरल 2 से 3 बार ही होता है नॉर्मली, है ना। तो हमको उसको छुपाना नहीं है, हमको उसको खुल कर बताना है कि सर मेरे को, या फिर मैम मेरे को 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना। हमको पूरा प्रत्यक्ष उसको प्रमाण देना है, हमको छुपाना नहीं है। गुरु व्याधि में क्या आती है, अगर डिजीज में क्या होती है कि अगर व्याधि कम होती है लेकिन पेशेंट दर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बताया जाता है, तो गुरु व्याधि होती है। और लघु व्याधि क्या होती है, तो बीमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन सामने वाला इतना डरा हुआ रहता है डॉक्टर से। कई लोग बहुत डरते हैं कि मेरे को ड्रिप न चढ़ा दे, मेरे को बॉटल न लगा दे। तो क्या करता है, अपनी बीमारी को, अपने चीफ कंप्लेन को, अपनी जो प्रत्यक्ष लक्षण जो होती है बीमारी की, उसको कम करके बताता है। तो उसमें दिक्कत ये आती है डॉक्टर के पास कि जिस तरह से सामने वाला व्यक्ति जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए हैं अपनी बीमारी को जैसे बताएगा उसके अनुसार हमें मेडिसिन भी लिखना पड़ेगा, डोज भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को यही जागरूक करना चाहता हूँ, जब आपको शरीर में कैसी भी दिक्कत आती है तो जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उसी लक्षणों को आप डॉक्टर को बताएं ताकि आपकी चिकित्सा सही तरीके से और सरल तरीके से और आसानी से हो सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और रोगी क्या है, जब शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमको सुस्ती लगता है, हमको खाने की इच्छा नहीं होता है। तो हमको ये चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रही हैं। हम अपने काम काज में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि हम उस चीज़ को ध्यान ना दे सकें। हमको निरंतर अपने हेल्थ के प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि रोग मतलब टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स मेन तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर मैं अंदर जाऊँ तो बहुत लेट हो जाएगा, मैं ऊपर से भी बता रहा हूँ सुपरफिशियली। रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक निज रोग होता है, एक आगंतुक रोग होता है। निज मतलब कहने का है कि हम अपने लाइफ में मतलब कुछ कर्मों को करते हैं, बाहरी मतलब
अनहाइजेनिक फूड को इंटेक कर लेते हैं, या फिर ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर जो डस्ट होता है ना, यह क्या होता है, नीज रोग होते हैं। और आगंतुक रोग ये होता है कि कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक कर देता है, या फिर डायरिया हो जाता है, या फिर हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो क्या होता है, हो जाता है डायरिया हो जाता है। तो हमें इसका सावधानी रखना पड़ेगा। हम कहीं जाते हैं तो खुद से अपना बॉटल रखते हैं ताकि हमको साफ पानी मिल सके। यही तो है, या यही मतलब यही हमको हाइजीनिक रखना, हमको हाइजीन खाना खाना है, हाथ की सफाई करना है। हमको इन बातों के ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्वच्छता कहाँ मिलेगी। अगर हम अननेचुरल फूड का या फिर अपक्व खाना का सेवन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन संस्थान है, उसमें जाकर क्या करेगा, वो इफेक्ट डालेगा। हम क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, लूज मोशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ये सब लक्षण हमको क्या क्या होंगे, दिखाई देंगे। हम सेकंड आते हैं हाइजीन मेंटेन ऑफ द बॉडी एंड लाइफ स्टाइल, कि हमको साफ सुथरा कैसे रहना है लाइफ में। क्योंकि एक व्यक्ति निरोगी अवस्था में कब रहेगा, जब वो उसका लाइफ क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, साफ सफाई में वो ध्यान देगा। अगर किसी के बाल बड़े हुए हैं, किसी के नेल्स बड़े हैं, क्योंकि नेल्स में इतने बैक्टीरिया होते हैं हमको दिखाई नहीं देता। अगर हमारे नेल्स में बैक्टीरिया होंगे हम उसको हम किसमें देख सकते हैं, नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि मैं नेल्स के एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ कि ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके। क्योंकि हमको तो खाना हाथ से ही खाना है। अगर हमारा हाथ अस्वच्छ रहेगा, इस बैक्टीरिया रहेंगे, कीटाणु रहेंगे, तो क्या होगा, जो हम फूड अगर हम साफ सुथरा भी फूड हम इंटेक करेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो नेल्स के थ्रू हमारे इसमें जाएगा, माउथ में जाएगा, फिर वो सलाइवा में मिक्स होकर, मतलब लार में मिक्स होकर कहाँ जाएगा, हमारे आमाशय में जाएगा, स्टमक में जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हमको दिखाई देती है, हमको वहाँ पर समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम तो भोजन तो कर ही रहे हैं ना, हमने तो साफ सफाई का ध्यान रखना ही नहीं है। हमको समझ तब आएगा जब हमको कोई दिक्कत होगा, हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, जब हम शौच के लिए जाएंगे तो हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, हमको गैस्ट्राइटिस होगा, एयर पास नहीं होगा। तो हम समझें कि हम किस सिचुएशन से में हैं, हमको क्या मतलब हाइजीन मेंटेन कर रखना है, हमको नियमित नहाना है, नेल वॉश करना है, जो जो आप साफ सफाई कर सकते हैं हमको वो सबको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। विशेष करके बच्चों में क्या होता है, बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हम किसी भी मतलब वस्तु को दे देते हैं, पकड़ाते हैं तो सीधा वो मुंह में डालता है। तो खास करके हमें बच्चों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में जो इम्यूनिटी पावर जो होती है, जो रोग लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, जैसे कि अभी कोई रोग हमारे अंदर इंटेक होता है, या फिर हम मान लो अभी कोरोना वायरस हो गया है ना, तो इसमें आयुष विभाग का ये मतलब मानना था, ये मतलब आदेश था कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि रोग हमें अटैक ना कर सके। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस घुसता है तो क्या होता है, जब नोज के थ्रू, आई के थ्रू, कान के थ्रू जब घुसता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जब वो घुसता है ना तो क्या करता है, ब्लड से पहले वो ऑब्जॉर्व होता है। जब हमारी इम्यूनिटी क्या होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा, उन दोनों का जब लड़ाई होगा, जब दोनों मिलेंगे, अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो लड़ के उसको जो वायरस को ख़त्म कर देगा। अगर हमारी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगा, तो क्या होगा, ब्लड को भी हरा के हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें क्या होगी, रोगों की उत्पत्ति होगी। तो मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना हाइजीन मेंटेन रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक जाएं, क्योंकि अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हमें हाइजीन मेंटेन करके चलना है, और ख़ास करके हमें ध्यान देना है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना जो चीफ कंप्लेन होता है उसको हमें क्लियरली बताना है, हमें किसी भी बात को नहीं छुपाना है। और क्या करना है, हमें अच्छा स्वस्थ रहने के लिए हमें रूटीन चेकअप कराना है, हर 3 महीने 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराना है, हमको यूरिन टेस्ट कराना है, हमको अपने बीपी चेक कराना है। क्योंकि क्या होता है, ज्ञान के अभाव में या फिर शिक्षा के अभाव में या फिर जानकारी के अभाव में क्या होते हैं लोग, या फिर गरीबी के अवस्था में लोग घर में ही रह जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता कि हमें क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा बीमार होते हैं तो सोचते हैं अरे 2-3 दिन नॉर्मल हो जाऊँगा, मुझे दवाई की क्या आवश्यकता। ऐसे में होता है कि रोग बढ़ते जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि रोग की 2 अवस्था होती हैं, एक क्रोनिक होता है और एक एक्यूट होता है। एक्यूट होता है वो पहले की अवस्था होता है,
जो कि 1 से 7 दिन का रहता है। जैसे कि हमारा फीवर हो गया, वायरल फीवर हो, तो 4-5 दिन में ठीक ही हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जिसको मधुमेह शक्कर की बीमारी बोलते हैं, है ना। वो कौन सी अवस्था होती है? वो क्रोनिक होती है। क्रोनिक का मतलब होता है कि 7 से 21 दिन की जो अवस्था जो पार कर जाता है जो रोग, उसको हम क्रोनिक अवस्था में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहता है और फैलने वाला रोग होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो अपना हाइजीन मेंटेन करके चलेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो तो स्वस्थ ही रहेगा, उसको डॉक्टर को जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हम हमारा मेन पर्पस है स्वस्थ रहने के लिए अपना हाइजीन मेंटेन करना, हमें स्वच्छता का हमें ख्याल रखना है। सोने से पहले क्या करते हैं मच्छर से बचने के लिए, क्योंकि मच्छर भी मस्किटो भी बहुत ही बड़ा रोग का कारण है मानव जाति के लिए। मच्छर से क्या क्या डिसीज होते हैं, सिर्फ आपको एक ही बीमारी पता होगा कि मच्छर से क्या होता है, बुखार होता है, मलेरिया होता है। लेकिन मच्छर से बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जिसको हम नहीं जानते। वो सुने आप हाथी पाँव सुने हैं, जिसमें पैर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में फाइलेरिया बोलते हैं। वो भी क्या होता है, मच्छर के काटने से ही होता है। मच्छर के काटने से, बाइट करने से अगर कर दे मच्छर तो होता है। हर मच्छर में वायरस नहीं होता। अगर हमको फीवर होता है, मलेरिया होता है, तो अगर मच्छर तो सबको काटता है, तो सबको तो नहीं होता। लेकिन जो फीमेल जो होती है मच्छर होती है, अगर फीमेल मच्छर काटेगी तब उसको मलेरिया होगा, मेल काटेगा तो नहीं होगा। तो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें बच कर रहना चाहिए, और हमें नियमित मच्छरदानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेन कारण तो यही है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, शौच जाने से पहले, जाने के बाद हमें अच्छे से हाथों को धोना पड़ेगा। हम हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करें। अगर हैंड वॉश नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें साबुन से हम हाथ धो सकते हैं। हमको यहाँ वहाँ नहीं थूकना पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सलाई में इतने वायरस होते हैं। अगर किसी कोई टच कर दे, बेबी टच कर दे या पैरों में आ जाए, तो उसका वायरस हमारे शरीर में स्किन के थ्रू, स्किन में 4 टाइप ऑफ स्किन में लेयर होते हैं। सबक्यूटेनियस होता है, मस्कुलर लेयर होता है, इंट्राडर्मल होता है। इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। अगर कोई भयानक वायरस हम टच भी कर देते हैं तो क्या होगा, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्या होगा, वहाँ पर रेडनेस आ जाएगा, लालिमा आ जाएगा, कुछ जाएंगे तो चकते निकल आएंगे। होता है ना नॉर्मली, यहाँ फोबा एरिया में कितने डस्ट पाए जाते हैं। जो डेली रूटीन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जैसे कि हम नल ऑन करेंगे, वहाँ पर बाल्टी रखेंगे, तो भाई जितना बाल्टी की कैपेसिटी हो तो पानी उतना ही करेगा ना, ज़्यादा बोतल तो बाहर आएगा। उसी तरह होती हैं कि जो धूल डस्ट होती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब तो होती हैं, लेकिन जब तक उसका एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है तब तक वो क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है तब क्या हो जाता है, उसमें एलर्जी का कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। तब हमारा जो स्किन का जो सेंसिटिविटी होता है बहुत लो हो जाता है, और वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लक्षण क्या होते हैं, बॉडी ऑफ इचनेस, बॉडी में खुजली होगा, रबिंग होगा, उसमें रेडनेस आ जाएगा, लालिमा आ जाएगा, उसमें चकते निकल आएंगे। तो हमें इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें हमें हेल्थ रखने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर का कुछ टर्म होता है, ठीक है। जो हमारा जो टंग होता है, जीभ होता है, उसमें कुछ कलर, उसमें चेंजेस आते हैं। अगर हमें कोई डिजीज़ है या फिर हमें कोई रोग है या फिर हम हेल्दी हैं, उसको पता है टंग शो करता है। अगर हमारा जो जीभ है, अगर हमारा जीभ पिंक कलर का है तो क्या है, हम हेल्दी हैं। अगर हमारा पिंक येलो कलर का है, एकदम हल्दी की तरह येलो नहीं बोल रहा हूँ, हल्का सा, अगर येलो उसमें दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है, या फिर हमारा जो डाइजेशन जो पास अच्छे से नहीं हो रहा है, उससे एक चिकित्सक समझ सकते हैं कौन सा कलर में, येलो कलर का अगर होगा तो। अगर पिंक होगा तो हम अच्छा स्वस्थ और हेल्दी की अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हल्का ग्रे होगा, ग्रे कलर का होगा तो क्या होगा, ईस्ट और एनीमिया की कंडीशन होगी। एनीमिया कहने का अर्थ है रक्त अल्पता, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर हमारा टंग पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का अर्थात बैगनी कलर का जो बैगन होता है, अगर वैसा अगर दिखाई दे रहा है तो हमें लंग्स प्रॉब्लम,
हार्ट प्रॉब्लम या फिर लीवर में डिसीज कुछ भी हो सकता है। जैसे कि लीवर में क्या होता है, जो अत्यधिक शराब पीते हैं, जो अत्यधिक स्मोकिंग करते हैं, तो क्या होता है लीवर में क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस तो स्किन में भी होता है, हेड में भी होता है, बॉडी में भी होता है, लेकिन जो इंटरनल जो पार्ट्स होता है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जो हमारी ग्रंथियाँ होती है, जो हमारी क्या होती हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है, उसमें क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, उसमें बड़े बड़े फफोले निकल आते हैं। तो अगर हम उसको अगर कोई व्यक्ति आता है तो क्या क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, हम पहले उसको जिप को ओपन करने के लिए बोलते हैं, बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं। तो मैं आपको इसलिए इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हम सभी क्या हम प्रकृति में पाए जाते हैं, हमारे आसपास ये बहुत ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो हम उसको सचेत कर सकते हैं जो यहाँ पर उपस्थित है, या फिर अगर कोई ऐसा कुछ काम करता होगा तो उनके लिए भी ये नॉलेज है कि हम वो चीज़ ना करें। देखिए, रोग दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, निज रोग और आगंतुक रोग, ठीक है। इसमें भी मॉडर्न में क्या होता है, रोग एक फैलने वाले रोग होते हैं और एक क्या होते हैं, फैलने वाले रोग नहीं होते हैं, ठीक है। फैलने वाले रोग कौन से होते हैं, अगर किसी को क्या हो गया, कोई रोग हो गया, जैसे कि हैजा हो गया, अतिसार हो गया, HIV हो गया, TB हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, कोरोना वायरस जो बहुत फैल रहा है, इसको भी हम ले सकते हैं। अभी बर्ड फ्लू है, अभी कोरोना का सेकंड स्ट्रेन अभी आ गया है, इंडिया में प्रवेश कर चुका है। अभी 39% अभी दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, जहाँ जहाँ फ्लाइट जहाँ आते हैं वहाँ अभी बढ़ रहे थे। क्या है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वे कहलाते हैं जो एक व्यक्ति में होते हैं, होने के बाद क्या होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये क्या है, संक्रामक रोग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति को TB है, ट्यूबरक्लोसिस है ना, तो क्या होगा, TB में बहुत खांसी आएगा, क्या आता है उसमें बहुत बलगम आता है, बलगम में वायरस होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे आसपास में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, या फिर हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, या फिर हमारे परिजन में, हमारे फैमिली मेम्बर को अगर किसी को TB है, अगर हम उसको देखने जाते हैं तो हमें क्या सावधानी अपनाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, मतलब उतान की अवस्था में लेटा, वो तो लेटा ही रहेगा, लेटा हुआ है, तो हमें उससे दूरी बना के रखना है। हमको उसके बिस्तर में नहीं बैठना है, हमको उसको टच नहीं करना है। अगर वो जिस बर्तन में खाना खाता होगा, TB का पेशेंट, हमें उस बर्तन में खाना नहीं खाना है, क्योंकि TB का वायरस इतना मतलब पावरफुल होता है ना कि वो कहीं भी अटैक कर सकता है। अटैक कब करेगा, जब हमारी इम्यूनिटी लो होगा। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छा होगा तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको पता थोड़ी है ना भाई, वो थोड़ी है कि मैं तुम्हारे में मजबूत हूँ, कि मैं अपने कमज़ोर हूँ। वो तो बॉडी भी डिपेंड करता है ना कि हमारी इम्यूनिटी कैसा है। तो हमको ये सावधानी अपनानी पड़ेगी। और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ कौन सा होता है, नॉन इन्फेक्शन डिजीज मतलब असंक्रामक रोग, मतलब कोई सी बीमारी मतलब लोगों में नहीं फैलता है। तो क्या है, हार्ट डिजीज हो गया, हृदय रोग, वो फैलेगा नहीं, वे तो अंदर है, वो तो चुपचाप पड़ा हुआ है जिसको बीमारी है। डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ मतलब शक्कर की बीमारी, मधुमेह। हालांकि लोगों में भ्रम होता है कि शक्कर की बीमारी फैलता है, अगर एक परिवार में है तो उसके परिवार को होता रहता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा मान्यता नहीं है। वो सिर्फ उसके बच्चों को होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम, जो DNA पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक रोग होते हैं, उनमें वो मतलब ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम किसी मधुमेह पीड़ित या फिर डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति के घर जा रहे हैं, तो हम ये डाउट ना करें कि हमको भी उसके यहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आपको एक नॉलेज और देता हूँ, उसके बाद हम आहार के टॉपिक में जाएंगे। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि डॉक्टर फर्जी है, सर्टिफाइड है, वो ट्रेनिंग लिया है कि पढ़ाई किया है कि नहीं। हमें इन बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के बल पर ही क्या करते हैं, अपना चिकित्सा करते हैं। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी भी आती हैं कि बहुत बड़े डिसीज में कुछ इंजेक्शन लगा दिया जाता है ना, इंटरनल चेक नहीं किया जाता, तो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई रेसेस निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, एलर्जी हो जाता है किसी भी चीज़ से, तो क्या होता है, वहाँ पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप सबको मैं जागरूक इसीलिए कर रहा हूँ कि आप जब भी ट्रीटमेंट करने जाएँ तो अपने
जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको आप डॉक्टर को खुल कर बताएं। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में पहले तो चिकित्सा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट इतना सुविधाएं करती हैं कि CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो आप सब इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको कुछ दिक्कत है, तो मितानिनों की सहायता ले सकते हैं। स्टाफ नर्स जो होते हैं गाँव में, उनसे आप मदद ले सकते हैं। और आप विशेष करके झाड़ फूक के चक्कर में नहीं आए, क्योंकि पहले की मान्यता कुछ अलग थी। हमारा युग क्या हो चुका है, अभी आधुनिक युग हो चुका है। सब वर्ग अभी पढ़े लिखे भी हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। पहले क्या होता था, लड़की लड़के को में बहुत मतलब डिफरेंस माना जाता था। बालकों को और जेंट्स को बहुत ऊपर लेवल, हाई लेवल पर रखा जाता था, और स्त्रियों को कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन अभी के युग आधुनिक तक का युग है, तो हम दोनों को संभालने के चले और हम इस भ्रम में ना आए। थर्ड देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक है आहार, क्योंकि आहार मतलब फूड इनटेक ऑफ द बॉडी। अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा। हमारे बॉडी में क्या होती है, पाई जाती है, सब तत्व होती है, पाई जाती है रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र के बाद क्या बनता है, ओज, जिसको मैंने अभी बताया था, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हम खाना तो सभी खाते हैं, खाना किससे खाते हैं, मुंह से खाते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। मुंह से जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाएंगे तो क्या होगा, वो स्टमक में जाकर क्या होगा, मिक्स होगा। उसके बाद क्या होगा, पोर्टल वेन के थ्रू क्या होता है, इसमें आप सबको पता है ना, जो पढ़े लिखे उनको पता ही होगा, आप सब पढ़े लिखे हुए हैं। इसमें छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है ना, इंटेस्टाइन बोलते हैं अपन उसको। छोटी आंत में क्या होता है, फूड क्या होता है, पाचन का, उसमें खाना पचता है। जब खाना पूरा पच जाता है तो उसमें पोर्टल वेन के थ्रू क्या होता है, वो सीधा हार्ट में वो जाकर, जो रस भाग होता है, खाने का रस भाग होता है, उसमें जाकर क्या होता है, ब्लड बनता है हार्ट में। तो जब तक हम एक अच्छा आहार नहीं लेंगे तब रस बनेगा। हम अगर एक अच्छा आहार लेंगे तो क्या होगा, रस बनेगा, ठीक है। रस बनेगा तो क्या बनेगा, रक्त बनेगा, ब्लड बनेगा। ब्लड बनेगा तो क्या होगा, मेद बनेगा, मांस बनेगा, फिर अस्थि बनेगा, फिर मज्जा बनेगा। अगर हमारा, मैं सब तत्वों का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो रस बनेगा नहीं, तो ब्लड कहाँ से बनेगा। अगर ब्लड नहीं बनेगा तो क्या हमारा बॉडी चलने फिरने उठने बैठने के लायक रहेगा, नहीं रहेगा। अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो एनीमिया की कंडीशन आएगी। एनीमिया की कंडीशन आएगी तो बहुत सारे रोग हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हमारा ओजी नहीं बनेगा तो कहाँ से अब बॉडी चल पाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइफ स्टाइल के लिए हमें अच्छा फूड इनटेक करना पड़ेगा। कुछ गरीब होते हैं गांव देहात में, या फिर हम देखते हैं रस्तों में, आप उनको थोड़ा देखना, उनके बॉडी में आप ऑब्जर्व करना कि उनकी मतलब जो शारीरिक जो संगठन होती है, जो शारीरिक ढांचा होता है, वो कैसा होता है। हमें सभी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और एक अच्छा फूड लेना पड़ेगा। आहार टू टाइप्स होते हैं, हितकर आहार और अहितकर आहार। मैंने पहले ही बताया था, हमें हितकर आहार का सेवन करना है, जो हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब हो सके। हमको एकदम अधिक भी खाना नहीं खाना है। अधिक खाना खाने से क्या होगा, सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, गैस्ट्राइटिस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और कम भी नहीं खाना है। कम खाने से क्या होगा, जो हमारा शारीरिक संगठन होता है उसमें मतलब रुक्षता आएगी, हम पतले हो जाएंगे, हम सुस्त हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। और एकदम ज़्यादा भी नहीं खाना है। हमारे शरीर में जितना भी हमें आवश्यकता है, हमें उतना ही खाना खाना है, ताकि हमारा जो शरीर में जो बैलेंस है वो सही रहे। अब हम आ जाते हैं गायनिकोलॉजी टॉपिक में। क्योंकि यहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ नॉलेज आपको दे सकता हूँ प्रस्तुति तंत्र स्त्री रोग डिपार्टमेंट के बारे में। स्त्रियों को क्या करना चाहिए अगर उनको कोई दिक्कत होती है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। जो MD होते हैं या फिर जो MBBS होते हैं, या फिर जो BMS होते हैं, जो स्पेशलिस्ट जो अच्छे डॉक्टर होते हैं गायनी के उसके पास जाना चाहिए। और विशेष करके जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उसका मेन टॉपिक तो यही है गायनी इसी रोग में। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देख रेख में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में क्या माना जाता है कि 8 महीना 9 महीना
9 महीने में तो बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हम 1 से लेके 9 महीने तक वेट करें, जब टाइम आएगा तब हम उस गर्भवती महिला को, जो गर्भवती है, उसको हम लेके जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही सारी मतलब डिसीज बीमारियाँ अभी आ रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रूटीन चेकअप कराना पड़ता है। अगर 1 महीना हो गया, 2 महीने का, अगर उसको प्रेगनेंसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें कितना पानी है, पानी की मात्रा कितना है ना, उसको चेक करेगा। अगर पानी की मात्रा कम होगा तो क्या होगा, बच्चा उसमें अच्छा से डेवलप नहीं कर पाता है। इसकी जो जानकारी जो ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं होती है, तो मैं आप लोग को इसलिए जागरूक कर रहा हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति हमें दिखाई देती हैं तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जागरूक इसलिए कर सकते हैं, अगर हम जागरूक करेंगे तो बच्चा अच्छा से डेवलप करेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास की सलाह लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड जो मंथ होता है, 3rd मंथ होता है, उसमें क्या क्या लगता है, TT1 का गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगता है, विटामिन का इंजेक्शन लगता है, जिसमें कि क्या होता है, बच्चा उसमें अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। और कई कंडीशन ऐसा होता है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा केस देखा जाता है कि जो रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, 3 महीने 4 महीने हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बच्चा ऑटोमेटिक इवॉल्व हो जाता है। इवॉल्व होने का कारण क्या है, रूटीन चेकअप नहीं हो पाना, बच्चों को और जो माता है, जो प्रेगनेंट जो लेडीज़ है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना, अच्छा चेकअप नहीं हो पाना, या फिर जो एनाटॉमिक जो फ्लूइड होता है, जो उसको हम पानी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, 36% जो पानी होता है उसकी कमी हो जाना, या फिर जो फ्यूटस होता है, जो भ्रूण होता है, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, तो क्या होता है, जो अम्लाइकल कार्ड होता है, जो प्लेसेंटा होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं शायद ना, तो उसमें निकलता है, वो उसका क्या होता है, उसका बंधन टूट जाता है अगर वो कमज़ोर होता है। तो हम आप सबको क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्टर के पास तो रूटीन चेकअप कराना ही चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और चिकित्सक की सलाह के बिना अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो कोई भी मेडिसिन का यूज़ ना करे। अगर हल्का बुखार भी होता है तो डॉक्टर PCM देता है, पैरास्टामोल देता है, लेकिन गर्भवती को पैरास्टामोल अलग होता है, नॉर्मल लोग को पैरास्टामोल अलग होता है। तो आप अपनी समझ का सहारा ना लें, आप तुरंत अस्पताल जाएं। जरूरी नहीं कि प्राइवेट क्लिनिक में आपको जाना है। आजकल गवर्नमेंट चिकित्सालय में इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं कि आपका सब सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल है। और अभी की पहले की मान्यता ये थी कि लड़की और लड़कों में भेद करते थे, लेकिन अभी लड़के और लड़कियां दोनों एक बराबर हैं। अभी फोरेंसिक मेडिसिन में हम पढ़ते हैं और हम पढ़ चुके हैं कि एक इंडियन पैनल एक्ट है, जिसमें क्या होता है, धारा 312 IPC की धारा 312 में क्या होता है, अगर स्त्री अपने बच्चे को एबॉर्शन कराना चाहती है, मैं आप लोग को एक नॉलेज दे रहा हूँ ताकि कोई अगर किसी को बच्चे को गिराने के लिए अगर प्रेरित भी करता है ना कि तू इस बच्चे को गिरा दे, हमको बच्चा नहीं चाहिए, कि सास बहू जो होती हैं, फिर माँ ही अपनी बेटी को बोल सकती है कि तू बच्चा मत ले अभी। ऐसे कंडीशन में अगर कोई किसी को प्रेरित, अगर उसको फोर्सफुली करता है कि तुमके बच्चा नहीं लेना है ऐसा करके, तो क्या होगा, उसको इंडियन पैनल कोड के तहत सजा भी होता है। अगर स्त्री की सहमति के बिना अगर एक प्रेग्नेंट लेडी जो स्त्री है, अगर वो अपना एबॉर्शन कराना चाहती है तो क्या होता है, एबॉर्शन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। अगर वो फॉर्म भरती है जिस भी क्लिनिक में जाके, वहाँ जाके, हॉस्पिटल में जाके, अगर पुलिस को या फिर कानून को पता चल जाता है कि वो लेडीज़ अपना गर्भपात कराने हॉस्पिटल में जा रही है, तो क्या होता है, उस कंडीशन में अगर स्त्री की सहमति है तो स्त्री को सजा हो सकता है। ये आप इस बात का ध्यान रखें। कोई भी फोर्सफुली आपको अगर गर्भवती कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, या तो माँ अपनी जो गर्भवती बेटी को प्रेरित करती है, फिर अब एक सास क्या करती है, अपने बहू को बोलती है कि तुमको बच्चा नहीं लेना है, उस कंडीशन में क्या होता है, धारा 312 IPC की तरह 312 के अनुसार क्या होगा, उसको सजा का हकदार होगा। अगर किसी भी स्त्री को कोई बहला फुसलाकर उसको मनो को जो चेंज कर रहा है कि तुमको बच्चा नहीं लेना है, ऐसा हो जाएगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी, अगर ऐसा कंडीशन दिखाई देता है तो एक गर्भवती स्त्री पुलिस की सहारा ले सकती है।
312 के तहत उसको भी आजीवन जेल हो सकता है और 7 साल का सजा हो सकता है। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करता हूँ, अगर आसपास में अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा या फिर अगर किसी की लाइफ में अगर ऐसा होगा तो आप इन सब का ध्यान रखें। और कई कंडीशन ऐसी भी आती हैं गाँव में क्या होता है, शहरों में भी क्या होता है कि जो गड़बड़ी होती है, पारिवारिक कलह होता है, मारपीट लड़ाई झगड़ा किसी भी बात से घर में ऐसा कंडीशन हमको दिखाई देता है। डेली का झगड़ा या गर्भवती स्त्री को अगर कोई मारपीट रहा है ना, या फिर मारपीट तो नॉर्मल भी हो सकता है। और अगर गर्भ मतलब प्रेग्नेंट की अवस्था में अगर कोई एक आदमी या फिर स्त्री कोई भी हो सकता है मारने वाला, जरूरी नहीं है कि उसका हस्बैंड ही उसको मतलब कुछ मतलब मारे के लिए। अगर उस कंडीशन में अगर उसके पेट पे चोट पहुंच जाती है, अगर उस फीटस मतलब जब वो पेट में रहता है तो भ्रूण कहलाता है, जब वो बाहर बेबी पास आउट निकलता है तो निकलता है तो क्या कहलाता है, वो बेबी कहलाता है, न्यू बर्थ बेबी कहलाता है। अगर उस अवस्था में क्या होगा, अगर बच्चे को मारने की कोशिश किया जाएगा मारपीट के थ्रू, अगर उस बच्चे को क्या बोलते हैं कुछ हो जाता है तो वो भी एक मानव वध के समान कहलाता है। अगर हम किसी के ऊपर किसी चीज़ से वार कर देंगे मनुष्य के ऊपर तो क्या होगा, वो धारा 302 के तहत क्या होगा, ऑपरेटर में लोग फंस जाते हैं। अगर कोई बेबी को अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा या फिर कोई घर में अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए रहेगा तो क्या कुछ मिला के खाने में दे देगा, फिर पेट को कोई चोट पहुँचा देगा, तो उस अवस्था में भी क्या होगा, उसको 7 साल के जेल होगा और आजीवन कारावास हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो गर्भवती होती है उनको बहुत ही मतलब ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ता है, उनके आहार का, उसके रूटीन का, उसके मतलब हर चीज़ का क्या करना पड़ता है, केयरफुली रखना पड़ता है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर एक अच्छा आहार नहीं लेगी तो क्या होगा, उसमें एनीमिया की कंडीशन दिखाई देंगे, रक्त अल्पता आएगी। अगर रक्त अल्पता आता है तो क्या होगा, बेबी का विकास अच्छे से नहीं होगा और बेबी कमज़ोर होगा। नॉर्मल बेबी के वेट क्या होता है, 2.5 से 3 किलो 3.5 किलो ऐसा समथिंग होता है। अगर वो अच्छा आहार लेगी तो उसका डाइट अच्छा रहेगा तो बेबी हेल्दी होगा। अगर डाइट अच्छा नहीं लेगी, कम खाना खाएगी या फिर कुछ मतलब देखते हैं जिनका मतलब पारिवारिक इनकम बहुत कम होता है या फिर कुछ गरीब होते हैं, फिर कुछ मतलब मांगने वाले होते हैं, उनका बच्चे बहुत वीक होते हैं, कार्ड ही होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ कोई प्रेग्नेंट रेडी हुई तो आप उनका विशेष करके देखभाल करें। और देखेंगे हम गवर्नमेंट द्वारा कौन से हम जो चल रहे हैं हमारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहले है तो WHO कौन है, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जो है वही क्या कराता है हमारा स्वास्थ्य का जो अभी चल रहा है ना, स्मार्ट कार्ड में जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो जगह जो कैंप लगता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारा पहला मिशन ये है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, पल्स पोलियो जो होता है ना, टीकाकरण होता है बच्चों में, ये सब प्रोग्राम है जो हमें क्या होता है फ्री में मिलता है। अगर समाज को या फिर हमको या फिर आप सबको अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो हम घर में बैठ कर ना रहें। अगर हमारे पास कुछ इनकम भी नहीं है या कोई गरीब है तो हम घर में क्या करते हैं, हम घर में ही रह जाते हैं, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमको उस कैंप में जाना है, हमको PSC में जाना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और हमारा वहाँ ट्रीटमेंट फ्री में हो सकता है। जननी सुरक्षा योजना है माताओं के लिए, उसमें पूरा ट्रीटमेंट होता है, उसमें पूरा डिलीवरी भी होता है उसमें। और क्या होता है, शासन उसको प्रोत्साहित भी करता है कि आप हमारे यहाँ आए तो आपको 1500 2000 जो भी शुल्क है उसमें उसको दी भी जाती है। फिर जननी सुरक्षा योजना है ना, नेशनल राइबिस डे है, ये सब भी सुरक्षाएं मिलती हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर बाय द वे एक व्यक्ति को क्या करेगा, सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर घर में रहते हैं, वो सबसे सही है। लेकिन हमको मैं क्या बोला था कि हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, उसको हम ये कोशिश करें कि हम उसको कहाँ ले जा सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी को स्नेक बाइट, सांप बाइट या फिर बिच्छू बाइट किया है, उसको जब तक एंटी वेनम नहीं लगेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। और एंटी वेनम कहाँ मिलेगा, ना तो मेरे पास है ना आपके पास है, ना कोई प्राइवेट क्लिनिक में है।
तो उसको सिर्फ गवर्नमेंट चिकित्सालय में ही एंटी वेनम और एंटी रेबीज की वैक्सीन गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है। तो हम को या फिर हमारे आसपास में किसी भी चीज़ को, क्योंकि मैं आप लोग को एकदम इजी वर्ड में इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े रोगों के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को ज़्यादा बड़े बड़े रोगों के बारे में बताऊँगा तो आप भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। जो हमारी दिनचर्या में, जो हमारे लाइफ स्टाइल में जो होती हैं, जो चीज़ें जो घटित होती हैं, मैं इसलिए आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉमन हो चुकी है। किसी को बाइट से निकल सांप काट देता है, बिच्छू काट देता है, तो हमको क्या करना है, हमको घबराना नहीं है, हमको घबराना नहीं है। हम क्या करें, कैसे करें, हमको यही कोशिश करना है कि हम उसको हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएं। अगर हमारे घर में कोई नहीं है तो हम अगल बगल का सहारा ले सकते हैं, हम एम्बुलेंस में कॉल कर सकते हैं, 100 में डायल कर सकते हैं, 108 डायल कर सकते हैं। अगर 108 डायल करने में 20 मिनट अगर हॉस्पिटल नज़दीक है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर बहुत दूर है तो हमको खुद के वाहन करने के लिए हम अगल बगल पड़ोसी का हम सहारा ले सकते हैं। हमको ये वेट नहीं करना है कि इनको आधा घंटा वेट कर सकते हैं, 1 घंटा वेट कर सकते हैं। अगर किसी को सांप बाइट किया हुआ है, ज़्यादातर सांप को पैर में बाइट करता है चलने फिरने से, अगर हम हाथ कुछ वर्क करेंगे तो हाथ में काटेगा, लेकिन ज़्यादातर मृत्यु पैर से ही काटने से होती है क्योंकि पैर में जो कैरोटाइड आर्टरी, यहाँ पर आर्टरी होती है, तो क्या होता है कैरोटाइड आर्टरी सीधा हार्ट तक पहुंचती है। फिर हार्ट में जाकर क्या करते हैं, सीधा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस होते हैं, पीएनएस होता है उसमें वो जाकर क्या करती है, जाकर पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको पूरा बंद कर देती है। आप देखे होंगे किसी को सांप बाइट किया होगा, बिच्छू बाइट किया होगा तो क्या होता है, मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस की अवस्था में पहुंच जाता है। क्या होता है, उससे झाग निकलने लगता है। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम उसको एंटी वेनम जो डोज, वैक्सीन डोज, हमको उसको कैसे उसको लगाना है, हम उसको कैसे मतलब वहाँ तक उस जगह तक उसको पहुँचा सकते हैं। अगर हमारा स्पीड एंटी वेनम के लिए जितना जल्दी होगा उतना हम उसको बचा सकते हैं। अगर हम उसको देर करेंगे पहुँचाने में तो क्या होगा, वो जो जहर होगा, जो विष होगा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते जाएगा, ब्लड में मिक्स होते जाएगा। जो आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड जो सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत जो सेल्स होते हैं उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। जब डैमेज करेगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा और हमारी जो ग्रंथि होती है, जो ऑर्गन होती है ना, उसको पूरा विष फैलेगा और क्या हो जाता है, एक स्नेक बाइट और बिच्छू बाइट रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी को सांप बाइट करता है या बिच्छू बाइट करता है तो हमें झाड़ फूँक का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। झाड़ फूँक का सहारा आप तो एंटी वेनम की बात भी ले सकते हैं अगर आपको करना है तो। मेन हमारा पर्पस है हमको उसको चिकित्सा सुविधा कैसे पहुँचाना है। अगर आपको झाड़ फूँक कराना है तो आप एंटी वेनम चिकित्सा के बाद भी आप करा सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, उस विष को मारता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एंटी वेनम का डोज देना ही पड़ेगा। और कुछ सांप ऐसे भी होते हैं, कुछ निर्विष होते हैं और कुछ विषकारक भी होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सांप जो नली उली में पाए जाते हैं विषकारक नहीं होते। नहीं, अगर हमको कोई भी सांप काट भी देता है तो हमको उसको एंटी वेनम लगाना ही पड़ेगा। हम ये भ्रम में ना रहे हैं कि हमको कम जहरीला वाला सांप हम पहचान गए तो हमको कम काटा है तो हमको इससे कुछ नहीं होगा। हमको ये भ्रम में नहीं रहना है। मैं आप लोग को इसलिए सतर्क कर रहा हूँ, अगर हमको बिच्छू बाइट सांप काट रहा है, चाहे वो जहरीला हो या ना हो, हमको एंटी वेनम का डोज नहीं लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एनिमल बाइट्स में। एनिमल बाइट्स में क्या आता है, डॉग काट दिया, हम कहीं आ जा रहे हैं, अगर उसको एंटी रेबीज है, उसको रेबीज एक बीमारी होता है, डॉग्स में भी बीमारी होता है। तो जब डॉग्स में नॉर्मल तो कुत्ते घूमते रहते हैं मोहल्ले में, गली में, तो वो तो किसी को बाइट नहीं करते। लेकिन जब कुत्तों को रेबीज होता है तब वो पागलपन की अवस्था में आ जाती है। उनका जो पूंछ ऊपर होता है वो नीचे की ओर दिखाई देता है और उसका जो जीभ होता है वो बाहर निकलता हुआ एकदम हाँफता हुआ दिखाई देता है। तो हमको समझ जाना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि उस डॉग को फिर उस कुत्ते को रेबीज की बीमारी है और वो पागलपन की अवस्था में है। तो हमें उसको दूरी बना के चलना चाहिए या फिर उस जगह से हमको अलग हो जाना चाहिए। अगर बाय द वे हम कहीं आ जा रहे हैं या फिर हमारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अगर उसको वो बाइट कर देता है, ठीक है, तो उसको भी तुरंत हमको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या डोज होता है, एंटी रेबीज डोज होता है। उसके लिए हमको उसको एंटी रेबीज डोज लगवाना पड़ेगा। और एंटी रेबीज डोज हमें कहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा, CHC में मिलेगा। तो हमको उसको भी झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं रहना, हमको तुरंत उसको एंटी रेबीज की वैक्सीन हमें वहाँ लगाना पड़ेगा और हमें उसे सुरक्षित भी करना पड़ेगा।
और कुछ अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं कि हम सब्जी तोड़ रहे हैं या फिर खेतों में काम कर रहे हैं या फिर हम अंधेरे में कहीं आ जा रहे हैं, अगर हमारे पैरों से होकर कोई चीज़ निकल भी जाता है, अगर सांप भी हमको टच कर लेता है या फिर हमको और कुछ मतलब चींटी या फिर बड़ा वाला जो चांटा हो तो काट लेता है, तो हमको हमारे मन में शंकाएं आ जाती है कि मुझे सांप ने काट लिया। तो हम उसको क्या बोलते हैं, शंका विष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम शंका विष बोलते हैं। हमारे मन में ये शंका आ जाती है, हम घबरा जाते हैं। तो हाँ, तो पहचान हो जाता है ना, अगर कोई किसी को बाइट करता है वहाँ पे फिर दो या फिर एक उसका जो जिप का निशान आ जाता है, उसमें रेडनेस आ जाता है, उसमें जलन होता है, फिर क्या होता है एकदम झिमझिमाहट लगता है, पैरों में भारी भंगपन हो जाता है। लेकिन शंका विष में क्या होता है, सिर्फ वहाँ पर बाइट हो गया फिर वहाँ पर रेडनेस आ जाएगा तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमको सांप ने काट लिया, हम इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम क्या करें कैसे करें करके। अगर ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो आप इससे ना घबराएं, आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। अगर वहाँ पर एक डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको सांप ने काटा है तो ऑटोमेटिक आपको बाहर रिफर करेगा, एंटी वेनम के रिफर करेगा। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपका शंका भी दूर हो जाएगा और आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो आप इन सभी बातों का ख्याल रखें, बी केयरफुल, आप सुरक्षित रहें, विशेष करके इस कोरोना से सुरक्षित रहें। जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना नहीं फैलता है, एक भ्रम है। कोरोना 3 टाइप से होते हैं, एक सिम्टोमेटिक होता है, एक एसिम्टोमेटिक होता है और एक ऑटोसिम्टोमेटिक होता है। पहला सिम्टम क्या होता है, पहला स्टेज में क्या होता है कि उसमें मतलब लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार के, सिर दर्द के, खांसी के, सर्दी के, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और एक लक्षण ऐसा होता है कि उसमें फीवर आता है, और एक लक्षण ऐसा होता है जिसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा नींद ले रहे हैं, उसमें कोई सिम्टम दिखाई ही नहीं देता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा, हमें मास्क के यूज़ हमको हाथ से सैनिटाइज हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी केस बहुत कम मिल रहे हैं ना। जो कोरोना का जो वायरस का जो पीक है, जिसको हम पीक बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, उसका पीक कम हो गया है। लेकिन वायरस का पीक कम हुआ है, लेकिन हम अगर सतर्कता पूर्वक रहें तो पूरा हम वायरस को हम पूरा इस देश से हम पूरा विश्व से हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम मतलब स्वतंत्र हो जाएंगे कि कोरोना का केस तो बहुत 50,000 60,000 उस टाइम मिलता था, अभी तो सिर्फ रोज़ भारत में 18,000 मिल रहा है। अगर हम इस चीज़ को सोचकर हम सावधानी पूर्वक नहीं रहेंगे तो फिर कोरोना बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 39 कोरोना का जो सेकंड स्टेज है, यूक्रेन स्टेज, जो विदेश से फिर अभी बढ़कर आ चुका है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे श्वसन तंत्र में अटैक कर रहा है। तो कोरोना का सेकंड जो है हाई क्लास लेवल कोरोना भी इंडिया में प्रवेश कर चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, हमें हाथों को अच्छे से रबिंग करके धोना पड़ेगा, हमें साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा, और हमें मास्क कभी पहन के हमें रहना पड़ेगा, ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक अच्छा जीवन चला सकें। और एक प्रोग्राम सब लोगों की तरफ से रखा गया था, और अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद ये बीज का क्या बोलते हैं वितरण किया जाएगा। ठीक है, इस बीज वितरण में आपको बीज वितरण कैसे होता है, हमको कैसे उगाना है, ये सब लोगों के द्वारा आप लोगों को दिखाया जाएगा, है ना। इस बीज में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बीज बोते हैं तो हम तो हाथ से ही बोएंगे ना, तो बीज बोने के बाद हमको क्या क्या सावधानियाँ अपनानी पड़ेगी, हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बीज तो बोने के बाद हमको हाथ को क्लीनिंग करना पड़ेगा। अगर हम बीज बोते हैं तो हमको मिट्टी भी खोदना पड़ेगा। मिट्टी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमारे नेल्स में हाथ में चिपक जाते हैं, तो हमको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको बीज को बोते हैं तो बीज बोने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा पौधा आएगा, पौधे को बढ़ाने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, है ना। तो हम ये कोशिश करें हम उसमें नेचुरल खाद ही डालें, गोबर का खाद हो गया या फिर जो भी प्राकृतिक जो खाद है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए हमारे बॉडी में। क्योंकि हम जितना इसमें केमिकल का यूज़ करेंगे तो जल्दी ग्रोथ तो होगा, उसमें फल भी लगेगा, फूल भी आएगा, है ना, वो अच्छा होगा, दिखाई देगा। लेकिन अगर हम उसको इंटेक करते हैं तो उसमें कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे। इसलिए हम ये कोशिश करें कि हम नेचुरल खाद का उपयोग करें, ताकि हमारा हेल्थ भी अच्छा हो और हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो सके। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मैंने जो बताया आप उस चीज़ का ध्यान रखें, आप उस चीज़ बातों को चिंतन करें, मनन करें, आप उस बातों को ना भूलें और आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। बस इसी आशा उम्मीद के साथ।
आप लोग को समझ आया ना? कुछ क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं मेरे से कुछ बीमारी के बारे में, या फिर कुछ आपको दिक्कत होगी तो। और आपको रूटीन चेकअप कराना ही पड़ेगा, ब्लड टेस्ट आपको हमेशा कराना ही पड़ेगा हर 6 महीने में। क्या होता है, और एक बता देता हूँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पैरों में कांच से कट जाते हैं या फिर कील लग जाता है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं खेल रहा था, तो एक इतना लकड़ी का था, उसमें बड़ा कील था, पूरा मेरे पैर में पूरा घुस गया, पूरा ब्लड हो गया, मैं घर में बताया नहीं। तो ऐसा कंडीशन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर हमको कुछ नहीं होता है तो हम हर 6 महीने में टीटनेस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उस 6 महीने के अंतराल में अगर हमको कांच से कहीं कट जाते हैं, ब्लेड से कट जाते हैं, या फिर हम नेल काट रहे हैं तो उससे कट जाते हैं, तो जो टीटनेस का जो वैक्सीन होता है उसमें जो कॉम्पिटिशन होते हैं हमारी बॉडी में, और 6 महीने तक क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो हमको दोबारा उस चीज़ का जो जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम ये कोशिश करें कि हम हर 6 महीने में क्या करें, एक टीटनेस का वैक्सीन हम जरूर लेंगे, और हम रूटीन चेकअप जरूर कराएं। बस इतना ही आप सबके लिए। आप स्वस्थ हैं, मस्त रहें, इसी से आशीर्वाद के साथ।